हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डिस्कशन कर रहे हैं। हॉट टिप्स नाउन के तहत हम लोगों ने 8 पॉइंट तक डिस्कशन किया था। ठीक है, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में 8 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का प्रयोग आप कब करेंगे? गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में आप कभी भी कर सकते हैं यदि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से पहली मुलाकात हो तो। जैसे एग्जाम्पल था, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, या गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन बट द डे इज वेरी हॉट। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में कभी भी कर सकते हैं यदि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से पहली मुलाकात हो तो। और गुड इवनिंग का प्रयोग आप कब करेंगे? गुड इवनिंग का प्रयोग रात में आप कभी भी कर सकते हैं यदि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से पहली मुलाकात हो तो। जैसे गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, या गुड इवनिंग, आई एम फाइन बट द नाइट इज वेरी डार्क। तो याद रखिएगा, गुड इवनिंग का प्रयोग रात में आप कभी भी कर सकते हैं यदि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से पहली मुलाकात हो तो। नेक्स्ट है गुड नाइट। इसका प्रयोग आप कब करेंगे? गुड नाइट का प्रयोग आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं यदि आप उस व्यक्ति से जुदा हो रहे हो या विदा ले रहे हो तो। जैसे गुड नाइट, सी यू अगेन। तो आप 24 घंटे में गुड नाइट का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं यदि आप उस व्यक्ति से बिछड़ रहे हो तो। नेक्स्ट है कॉस्ट। इसका मतलब होता है क्रैमुल। याद रखिएगा, कॉस्ट का प्रयोग क्रैमुल के रूप में करेंगे। जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। नेक्स्ट है प्राइस। इसका प्रयोग विक्रैमुल के रूप में करेंगे। जैसे प्राइस इज फिक्स्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई जगह खाली नहीं है, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्या यह जगह खाली है, तो उसका जवाब मिलता है नहीं, मतलब जो जगह है खाली नहीं है या स्थान रिक्त नहीं है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? नो रूम। याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में पूछा गया था, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो बताइए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किस पोर्शन में, किस भाग में जो है एरर है? तो देखिए, नो प्लेस नहीं होगा, नो रूम होना चाहिए था। नेक्स्ट है, देखिए सबूत का जो प्रयोग होगा दो रूप में होगा, एक वस्तु के रूप में, एक मानव के रूप में। जैसे अगर सबूत का प्रयोग हम किसी मानव के लिए करेंगे तो उसका सही वर्ड होगा विटनेस। अगर सबूत का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करेंगे तो उसका जो होगा, क्या होगा? सही वर्ड एविडेंस। विटनेस का आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे शिबू सोरेन इज अ विटनेस ऑफ द केस। और वस्तु के रूप में एविडेंस यानी सबूत का प्रयोग किस तरह से करना है? द नंबर प्लेट इज एन एविडेंस ऑफ द केस। देखिए, आपको एरर में विटनेस के जगह पे एविडेंस और एविडेंस के जगह पे विटनेस का जो है एक्सचेंज किया जा सकता है, जहां पे आपको पकड़ लेना है कि कहां पे गलत है। तो सबूत अगर मानव के लिए आए तो विटनेस का प्रयोग होगा, अगर सबूत किसी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे एविडेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबूत, विटनेस और एविडेंस। उसी तरह वर्क, वर्क का कार्य, वर्क का मतलब होता है कार्य भी और कलाकृति भी। कार्य जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा, और कलाकृति सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर वर्क का प्रयोग कार्य के रूप में करेंगे तो यह सिंगुलर ही रहेगा। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। और कलाकृति के रूप में वर्क का प्रयोग करेंगे तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे समझ सकते हैं। द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र। द गोदान एंड द गबन आर वर्क ऑफ प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। दोनों को जो है हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करेंगे। वहां पे अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल क्रिया दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है। वर्ड का दो मीनिंग होता है, एक वचन
और दूसरा शब्द। ध्यान रखिएगा, वर्ड का दो मीनिंग है। वर्ड का प्रयोग वचन के रूप में करेंगे तो इसका, और याद रखिएगा वचन जो होगा सिंगुलर नाउन होगा, जैसे आई गिव यू अ वर्ड। और शब्द के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकेगा, जैसे दिस इज ए वर्ड, दियर आर वर्ड्स। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं शब्द का प्रयोग। यानी वर्ड जो है आपका वचन के रूप में सिंगुलर रहेगा और शब्द के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग होगा। तो जिस तरह से जो होगा, जैसा होगा वैसा क्रिया लेगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ब्रदर है, इसका दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक ब्रदर का मतलब होता है रक्त संबंधी भाई, और दूसरा ब्रदरेन होता है जिसे आपसी समझौते का भाई कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे राम और लक्ष्मण, यानी राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर, यानी ये रक्त संबंधी भाई हैं। तो किसी भी रक्त संबंधी भाई के बारे में अगर बात किया जाए तो वहां पे हम ब्रदर का प्रयोग करेंगे। वही आपसी समझौते का भाई का अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रदरेन का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आर ब्रदरेन, यानी हम लोग जो है भाई हैं। किसका, आपको यह अंडरस्टूड है कि आपसी समझौते का भाई है। कहने का मतलब कोई दोस्त यार को भी भाई बोलता है, तो इस तरह से जो है वहां पे हम लोग ब्रदरेन का प्रयोग करेंगे। तो ब्रदर का प्रयोग रक्त संबंधी में किया जाएगा और ब्रदरेन का प्रयोग आपसी समझौते के भाई के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है जीनियस। इसका अर्थ दो होता है। एक जीनियस का मतलब होता है एक से अधिक बुद्धिमान लोग, और एक जीनी का मतलब होता है भूत पिशाच चुड़ैल। तो जीनियस का जो दो फॉर्म है वो है जीनियस और जीनी। देखिए, जो एक से अधिक बुद्धिमान लोग हैं, जैसे इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी जीनियस, यहां पे जीनियस का प्रयोग किया जाएगा। और जीनी का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे हनुमान सेव अस फ्रॉम जीनी। तो जीनियस का प्रयोग जीनी और जीनियसिस के रूप में करेंगे। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट है वेजेज। देखिए, वेजेज मतलब होता है एक मजदूरी और दूसरा होता है दंड। मजदूरी के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा वह प्लूरल रूप में किया जाएगा, और दंड के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा वह सिंगुलर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एक वेजेज का मतलब मजदूरी होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पूछा गया था क्वेश्चन कि द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट स्लीप। और दंड का मतलब, यानी एक वेजेज का मतलब दंड होता है जो सिंगुलर होता है। इसका एग्जाम्पल है द वेजेज ऑफ सिन इन डेथ। तो यह दंड के रूप में जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इशूज। इशू जो है दो रूप में आता है, एक बाल बच्चों के रूप में आता है, एक इशू जो होता है मुद्दे के रूप में आता है। आप कहते हैं ना कि मेरे पास एक इशू है, एक मुद्दा है, और एक इशू का मतलब होता है बाल बच्चा। जब इशू यानी बाल बच्चा का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे सिंगुलर और सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा, और जब इशू का प्रयोग मुद्दे के रूप में किया जाएगा तो वहां पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकेगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल क्रिया लेगा। जैसे एक जो बाल बच्चा है, जो इशू का मतलब बाल बच्चा होता है, उसके रूप में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है लालू हैज 9 इशूज। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है सिंगुलर है तो क्रिया जो है यहाँ पे सिंगुलर दिया जाएगा। अगर सिंगुलर प्लूरल है तो यहाँ पे क्रिया सिंगुलर प्लूरल के अनुसार दिया जाएगा। जैसे मुद्दा के रूप में अगर प्रयोग किया जाए इशू को, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट इशूज, और अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट इशूज। तो याद रखिएगा, इशूज का प्रयोग बाल बच्चों के रूप में सिंगुलर के रूप में किया जाएगा, और एक इशूज का प्रयोग मुद्दा के रूप में किया जाएगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल क्रिया लेगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्वेंटी है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है एक शक्ति, एक फोर्स का मतलब शक्ति, दूसरा मतलब होता है सेना। आप कहते हैं ना फोर्स मेरे में
इतना फोर्स है, चाहे उसमें शक्ति है, तो शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, और जब फोर्स के रूप में प्रयोग करेंगे यानी सेना के रूप में करेंगे तो वहां पे प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो सेना होता है एक से नहीं बल्कि एक से अधिक लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल होगा। जैसे फोर्स आर अलर्ट, तो यहाँ पे जो है प्लूरल है तो प्लूरल क्रिया दिया गया है। उसी तरह फोर्स का प्रयोग जब हम शक्ति के रूप में करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, फोर्स इज बीइंग यूज्ड, अपने शक्ति का प्रयोग करो। इस तरह से जो है जब फोर्स का प्रयोग शक्ति के रूप में करेंगे तो सिंगुलर के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है 21 जो है यहां पे दिया गया है अविवाहित। अविवाहित का मतलब होता है एक मतलब कि जो दो मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है बैचलर और दूसरा होता है मेड। अविवाहित यानी जो पुरुष होते हैं उनको बैचलर बोलते हैं। जैसे वाजपेयी इज अ बैचलर, बैचलर किसको बोला जाता है? अविवाहित पुरुष को, यानी अविवाहित जो होता है आप कह सकते हैं कि पुरुष के रूप में बैचलर, बैचलर का प्रयोग जो है पुरुष के रूप में और मेड के प्रयोग जो है स्त्री के रूप में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे मायावती इज अ मेड, यानी वह स्त्री जो है अविवाहित है, मायावती। तो अविवाहित का प्रयोग बैचलर के रूप में जो होगा वो पुरुष के लिए होगा और मेड के रूप में जो होगा वो स्त्री के लिए होगा। इन सारे पॉइंटों को आप रटा मार जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको अगर मालूम नहीं होगा तो आप गलत कर जाएंगे। हम लोग शुरू से जो है बेसिक ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, पूरी कह सकते हैं कि बॉटम से स्टार्ट किया गया है। आप अगर हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ग्रामर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी आपको क्लास करने की जरूरत नहीं होगा। तो आप शुरू से बने रहिए। जो एग्जाम्पल है, जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, आप उसको रिवीजन करते रहिए। अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो 22 नंबर डिस्कस करते हैं। लाइट दिया गया है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश और दूसरा होता है प्रकाश स्रोत। इसका प्रयोग कब कैसे करेंगे? देखिए, एक लाइट का मतलब होता है प्रकाश, जिसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, जैसे लाइट इज कमिंग, यानी प्रकाश आ रहा है। और स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत है, वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकेगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल क्रिया लेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे माई रूम हैज ओनली वन लाइट बट माई क्लास रूम हैज 10 लाइट्स। तो याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल यह दोनों रूप में काम कर सकता है प्रकाश स्रोत। तो देखिए, इसमें जो आपका 22 नंबर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 23 है। 23 में दिया गया है घर। घर का प्रयोग किस तरह से किस फॉर्म में करेंगे? तो एक हाउस के रूप में करेंगे, एक होम के रूप में। हाउस का मतलब होता है पराया घर और होम का मतलब होता है अपना घर। जिसका अपना घर हो, जो व्यक्ति उसका अपना मतलब कह सकते हैं उसका अपना घर हो, उसका अपना हक हो, तो होम का प्रयोग करेगा। और हाउस का जो प्रयोग होगा वो पराया घर के रूप में किया जाएगा। ठीक है, जैसे घर जो है, जब हाउस का प्रयोग हम लोग पराया घर के रूप में करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे? जैसे एग्जांपल है, आई लिव इन अ रेंट हाउस, यानी जो रेंट हाउस होता है वो दूसरे का घर होता है, हम उसे रेंट पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम हाउस का प्रयोग करेंगे। अगर पराया घर हो तो हाउस का प्रयोग, अगर अपना घर हो तो होम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, यह अपना घर है। यहां से मतलब जो है स्पष्ट हो जाता है कि उसका अपना निजी घर है, उसका अपना संपत्ति है। तो जिसका अपना संपत्ति हो वह होम का प्रयोग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क ऑफ नाउन। नाउन के क्या कार्य हैं? नाउन का कार्य जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वर्क ऑफ नाउन के तहत, यह वाक्य का जो है सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे जो है स्पष्ट किया गया है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को यहां पे उठा के जो है आप लोगों के लिए जो है मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो है यहाँ पे वो किया गया है, जैसे कि आप पूरी तरह से समझ पाए। क्योंकि हम लोग जो भी एग्जाम्पल समझते हैं ना, वो पूरी तरह से जो है
पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन का जो शैली है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे टैग किया जाता है कि आपको जो क्वेश्चन का शैली है किस तरह का है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजें जो है समझ में आ जाए, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन था, एन अनएक्सपेक्टेड रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड द रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोग्राम। आपको बताना है कि जो वाक्य है यहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में कहां पे एरर किया गया है। देखिए यहां पे यानी पहले वाले पोर्शन में ही गलत है, यहां पर रेज नहीं होगा, राइज होगा, RISE होगा, राइज। एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज, इस तरह से होगा। तो पहले वाला पोर्शन में ही गलत है, क्योंकि जो नाउन होगा वह सब्जेक्ट के रूप में भी, वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, यह क्रिया के बाद आकर क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कैसे? एग्जाम्पल दिया गया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अरेंज टू इंश्योर पीसफुल पोलिंग। तो बताइए इस पोर्शन में यानी इस एग्जाम्पल में कहां पे गलती है। तो देखिए अरेंज नहीं होगा, अरेंजमेंट होगा, यहां पे गलत है सेकेंड वाले पार्ट में, क्योंकि जो नाउन है क्रिया के बाद आकर क्रिया का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो अरेंज नहीं अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह क्रिया का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कैसे? एग्जाम्पल को देखिए, इट इज ट्रूथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। बताइए कहां पे एरर है। तो कहीं भी एरर नहीं है, क्योंकि क्रिया का कॉम्प्लीमेंट भी यह बन सकता है, तो यहां पे एरर नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन था यह पूरी जो है करेक्ट था। 4 नंबर है, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल पूछा गया था, एग्जाम्पल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे जो टैग किया गया है, योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट टू वेल नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंस्योर ऑफ हिज एक्ट। बताइए इसमें कहां पे जो है एरर है। देखिए यहां पे जो है ओबीडियंट नहीं होगा, ओबीडियंस होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट भी जो प्रीपोजिशन का या प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओबीडियंट नहीं ओबीडियंस होगा, ठीक है, ओबीडियंस इस तरह से होगा, तो ओबीडियंस याद रखिएगा, ओबीडियंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह प्रीपोजिशन के पहले आकर प्रीपोजिशन का स्वामी भी बन सकता है। नाउन जो है प्रीपोजिशन के पहले आकर प्रीपोजिशन का स्वामी भी बन सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज ए हाउस क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे। तो आपको बताना है कि जो प्रीपोजिशन के पहले आकर जब नाउन प्रीपोजिशन का स्वामी बन जाता है तो क्या होता है, यानी यहां पे जो एरर है कहां पे, इस क्वेश्चन में जो एरर दिया गया है कहां पे है, अब बताइए। प्रीपोजिशन के पहले आकर प्रीपोजिशन का स्वामी बनता है, तो क्राउडेड नहीं होगा, क्या होगा, क्राउड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड वाले पार्ट में एरर है, यहां पे ये क्राउडेड नहीं होगा, क्राउन होगा। नेक्स्ट है, अपोस्ट्रोफिस एस के बाद भी जो है नाउन आएगा। कैसे? द कंपनीज डिसीजन इज टू इश्यूज बोन्स शेयर क्लियरली इंडिकेट्स मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। आपको बताना है कि इसमें जो एरर दिया गया है कहां पे दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, अब बताइए, कमेंट करके बताइए कि किस पार्ट में एरर है, पार्ट 1 में
2 में, 3 में, किस में एरर है? देखिए अपोस्ट्रोफिस एस के बाद भी नाउन आएगा, तो जो कंपनीज है यहां पे अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है, तो डिसीजन की जगह पे जो है आपका, बताइए यहां पे सही है डिसीजन। इज टू इशूज बोन्स, सो यहां पे जो गलत किया गया है क्लियरली, वहां पे क्या होगा? क्लियरली, सॉरी ये तो सही है, क्लियरली इंडिकेट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट जो है आपका यहां पे गलत है, कॉन्फिडेंस होगा। देखिए आपको इसमें जो है कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से मतलब आपके साथ किया गया है। द कंपनीज डिसीजन इज टू इशूज बोन शेयर क्लियरली इंडिकेट्स मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट। ए पोस्ट ऑफिस एस के बाद जो है आपका नाउन आएगा, यहाँ पे डिसीजन जो है कंपनीज डिसीजन, तो यहाँ पे भी ए पोस्ट ऑफिस एस आया है, तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, यह सही है। लेकिन मैनेजमेंट के बाद कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंस होगा, तो यहाँ पे एरर किया गया है आपका जो है थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफिस एस के पहले भी नाउन आएगा, कैसे? जैसे इट वॉज इंडियाज विक्ट्री दैट प्लेज मी, तो अपोस्ट्रोफिस एस के पहले नाउन आएगा। यहां पे आपको बताना है कि कहां पे जो है रॉन्ग किया गया है, यानी एरर है, तो इंडियाज है, अपोस्ट्रोफिस एस के पहले नाउन आएगा तो इंडियाज नहीं इंडिया होगा, ठीक है। 8 नंबर है आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा, कैसे? आर्टिकल आपको पता है किसको कहते हैं, इससे पहले आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है और आगे भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल के पहले सॉरी आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा, और इसके बारे में एग्जांपल दिया गया, इस पॉइंट को जो है एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे द कंपनी इज प्रिपेयर्ड टू लैंड द नेसेसरी अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ द रीजन। आपको बताना है कि इस एग्जाम्पल के किस पार्ट में जो है एरर किया गया है। अगर आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा, तो आर्टिकल आपको अगर पता है कि किसे कहते हैं, आर्टिकल किस किस को कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए जो आर्टिकल है इसके बाद, ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसके बाद जो मतलब आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा, तो नाउन आएगा तो डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो नाउन का मतलब सॉरी नाउन जो होगा यहां पे डेवलपिंग नहीं डेवलपमेंट। इसके बाद 9 नंबर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद भी नाउन रहेगा। अगर आपको पता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किस किस को कहते हैं, तो इसका सही जवाब दे पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम लोग जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आने वाला जो लेक्चर होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एडजेक्टिव के मतलब अगर आपको पता है किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप इसका सही से जवाब दे पाएंगे। तो एडजेक्टिव के बाद भी जो है नाउन रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की जो है आपको कोशिश किया गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। यहां पे जो यह एग्जाम्पल है कहां पे एरर है, देखिए जो एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन रहेगा। तो देखिए जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है बेस्ट। यहां पे एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉयज हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयज न कि एम्प्लॉय। तो याद रखिएगा यहां पे गलत है, एम्प्लॉयज होगा। इसके बाद 10 नंबर है, देखिए नंबर प्लस नाउन कैसे प्रयोग करना है आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। सॉरी नो प्लस नाउन है, नंबर नहीं। वी इन्फॉर्म कस्टमर दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग इन आवर बैंक सर्विस टुमारो। नो प्लस नाउन, तो यहां पे तो नो है, लेकिन यहां पे जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। नाउन इंटरप्टिंग नहीं होगा, क्या होगा, इंटरप्शन होगा। तो आपका जो एरर है वो थर्ड पार्ट में एरर है।
इंटरप्शन होगा, न कि इंटरप्टिंग होगा। देखिए, आज का डिस्कशन हम लोग यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो यूपीएसआई के तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस सेशन को फायदा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।